तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है। पिछली बार की तरह, सैटरडे की तरह बहुत सारे लोगों ने आपने जवाब भेजे अपने, और बहुत सारे लोगों के जवाब अच्छे थे। और दूसरी ये भी कि बहुत सारे लोगों ने फिर गूगल को कॉपी की, लेकिन चलिए कोशिश की। तो आखिर में कहानी के मैं बाकायदा बताऊंगा, और आप तमाम लोग जिन लोगों ने जवाब भेजे हैं उनके नाम भी मैं नोट करके लाया हूँ, तो वो भी बताऊंगा। और लेकिन अब बारी कहानी की है, तो सीधे कहानी पर आते हैं। बचपन से हम लोगों ने सुना है अक्सर ये कि जो भी दुनिया में जैसा बोता है वैसे ही पाता है, और जो जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कई बार हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार कुदरत वाला ही करके दिखाता है। इसलिए एक और भी मुहावरा है कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। आज की कहानी कहीं ना कहीं इन तमाम मुहावरों की सच्चाई को बयान करने वाली कहानी है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, आपको पता है, हमारे देश में दीमक की तरह है। बल्कि दीमक कहना इसको गलत होगा, शायद हमारी ज़िंदगी का ये रोज़मर्रे का हिस्सा है। हम करप्शन या भ्रष्टाचार को शायद खुद से अलग कभी मानकर चलते भी नहीं। ऐसा लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है, और यही वजह है। कुछ लोगों ने पहले भी पूछा था कि भारत सुपर पावर क्यों नहीं बनता, बाकी चीज़ें। तो एक तो राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, और ऊपर से करप्शन, जिसको हम लोगों ने सभी ने अपना धर्म बना रखा है, ज़्यादातर लोगों ने। तो उसकी वजह से हम मारे जाते हैं। आज की कहानी की ज़मीन यही करप्शन है, लेकिन इस करप्शन और इस भ्रष्टाचार के बाद जो कुछ होता है वो कुदरत की वो लाठी है जिसकी आवाज़ नहीं हुई लेकिन सज़ा मिली। और ये बेहद अफसोसनाक कहानी है एक सिर्फ और सिर्फ 27 साल की विडो या विधवा की। कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है भटहट। 3 साल पहले 2018 की बात है जब ये कहानी शुरू हुई और सामने आई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2015 में ही हुई थी। इसी गांव की एक लड़की की शादी गांव के एक लड़के से होती है। दोनों खुश थे, ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। गरीब थे पर सब कुछ जितना भी था उसमें सब्र करते थे। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी आई तो पति बेहतर कमाई के लिए मुंबई का रुख करता है। मुंबई के भिवंडी में वो एक कारखाने में काम करता है और वहीं रहता है। बीच में जब छुट्टी मिलती गांव आता। 3 साल बहुत अच्छे गुजरे। 3 साल के बाद अचानक इस महिला के पति की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कौन सी बीमारी थी, क्या थी, ये किसी को मालूम नहीं। आमतौर पर आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएं और किसी की बीमारी से इस तरह मौत होती है तो शायद हम शहर वाले थोड़ा सा हैरान हों या हैरत करें, या हमारे जो फैमिली क्राइम तक के बहुत सारे विदेश में रहते हैं हंसे भी कि पता ही नहीं कि किस बीमारी से मरे। लेकिन ये हमारे यहाँ की सच्चाई है। 90% जो दूर दराज के गाँव में मौत होती है उसकी हकीकत किसी को पता ही नहीं होती कि कैसे मरा, हार्ट अटैक था या कोई और बीमारी थी। यहाँ तक कि इस कोरोना काल में भी गाँव में जितनी मौतें हुई, ज़्यादातर लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं कराए थे, तो ये भी पता नहीं कि उनकी मौत कोरोना से हुई कि किससे हुई, और बस मौत हो गई। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। तो इस महिला के पति की भी मौत हो जाती है शादी के महज 3 साल के बाद। 27 साल की उम्र में ये महिला विधवा हो गई। पूरी ज़िंदगी पड़ी है सामने और पहाड़ सर पे टूट पड़ा है। मौत के बाद ऊपर वाला भी अजीब खेल करता है। इस महिला के जो अपने घर वाले थे जिन्होंने इसको विदा किया था, वही अब इसको अपनाने से इनकार कर देते हैं कि अभी एक विधवा को कहाँ पालेंगे, जिम्मेदारी और भी है। तो अपने घर वालों ने उसे ठुकरा दिया, पति के घर वालों ने भी ठुकरा दिया। अब ले देकर गांव में एक घर जिसमें रहती थी, और वो आसरा जो इसके पति ने दिया था बस वही इसका सहारा था। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए पैसे और खाने की भी ज़रूरत है, अनाज की भी ज़रूरत है। चूँकि शादी के बाद उसने कभी कोई काम नहीं किया, शादी से पहले कोई काम नहीं किया, एक गृहिणी थी, तो अचानक पति के गुजरने के बाद ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया। उसे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। इस दौरान में कुछ लोगों ने बताया कि हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है गरीबों के लिए, जो बेहद पिछड़े गरीब हैं उनके लिए। उस तक भी ये बात पहुंचती है तो उसे 2 चीज़ें समझ में आती है। एक राशन कार्ड बनवा लो। राशन कार्ड बनवाने से ये होगा कि अगर यूनिट के हिसाब से हमारे यहाँ राशन मिलता है गरीबों को, परिवार में कितने सदस्य हैं तो पर यूनिट के हिसाब से। तो अब ये चूँकि इकलौती थी, पति तो मर चुका, बाकी कोई परिवार वाला नहीं, तो मुश्किल से इसका राशन कार्ड बन जाता तो शायद महीने के 5 किलो या 4 किलो अनाज इसे मिलता, बस 4 या 5 किलो।
तो एक राशन कार्ड बनाना था और राशन कार्ड के बाद उसे ये भी पता था कि राशन कार्ड अगर बनता है तो एक मनरेगा स्कीम हमारे यहाँ चलती है, जो दिहाड़ी मजदूर लोग काम करते हैं, पर डे करीब 235 रुपये वो मजदूरी फिक्स है। तो उसे लगा कि चलो राशन कार्ड बनेगा तो 4-5 किलो राशन मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, और साथ में मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी मिल जाएगी करीब पर डे 235 रुपये की, तो ज़िंदगी चल जाएगी। अकेली है। फिर उसे ये भी पता चला कि सरकार ने एक और स्कीम बनाई है जिसका नाम है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन 18 से 55 साल की उम्र के बीच की कोई महिला अगर विधवा हो जाती है हमारे यहाँ, तो उसे सरकार 500 रुपये प्रति माह देती है हर महीने। तो उसे लगा चलो 500 रुपये ये हर महीने कैश मिल जाएंगे, राशन कार्ड से अनाज मिल जाएगा, मनरेगा से मजदूरी मिल जाएगी, तो इतना काफ़ी है गांव में रहकर पलने के लिए, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए। इसी सोच के साथ अब उसने राशन कार्ड बनाने की और विधवा पेंशन पाने की कोशिश शुरू की। उसे बताया गया कि इसके लिए पहले गांव के प्रधान की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो चुनावी सिस्टम है, आप एमपी जानते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, एमएलए जानते हैं, मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बाद फिर नीचे आता है ग्राम प्रधान, गांव के चुनाव, पंचायत के चुनाव। ये चुनाव यूं ही नहीं होते, इनके पास बहुत पावर और अधिकार होता है। राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड गांव में बनाना हो, आपको कोई स्कीम का सरकार का फ़ायदा लेना हो, तो आपको इन पंचायतों, ज़िला सरपंच, प्रधान, इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा। इनकी मंजूरी ज़रूरी होती है, इसलिए पावरफुल लोग होते हैं। तो इस विधवा को भी पता चला और ये गांव के प्रधान के पास पहुंची। उसने कहा मेरे पति की मौत हो गई है, कोई है नहीं, कोई पालने वाला नहीं है, राशन कार्ड बनवा दीजिए, विधवा पेंशन दिलवा दीजिए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। प्रधान ने कहा मैं बनवा दूंगा। फिर बात आई यहाँ से करप्शन की। अब उसे लगा कि ये बेहद गरीब औरत है, ये क्या पैसे देगी रिश्वत के नाम पर उसने देखा कि जवान है, खूबसूरत है, विधवा है, आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने उससे कहा तुम्हारा काम तो कर देंगे, बदले में तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। मजबूर औरत, ज़िंदगी की मजबूरी। पहले शायद उसने इनकार किया, फिर उसे लगा कि और तो कोई सहारा मिल नहीं रहा, क्या करें। आखिरकार उसे लगा कि जीने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, तो चलो सौदा कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। प्रधान की बात वो मान गई। प्रधान ने रिश्वत में उसके जिस्म को लिया। इसके बाद उसने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ वक्त बीता, काम आगे बढ़ा। अब प्रधान ने जो इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी था एक, उसके पास उसको भेजा सिफारशी नोट के साथ कि जाओ वहाँ काम हो जाएगा। वो सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला। उसे भी पता चला कि इसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अस्मत है, इज्जत है। उसने उसका सौदा किया। एक बार वो लुट चुकी थी, उसे लगा अब क्या बचा और क्या बचाऊं। सेक्रेटरी ने भी उसके साथ अपनी हवस पूरी की। काम और आगे बढ़ा, फाइल थोड़ी और आगे गई। अब इसके बाद बीच में बहुत सारे क्लर्क और बाबू आए। कुल मिलाकर 9-10 लोग और सामने आते हैं और इस तरह से गिनती बढ़ते बढ़ते 13 हो जाती है। 13 लोगों ने इस 27 साल की विधवा से रिश्वत के तौर पर उसके साथ उसका शोषण किया और यह सिलसिला करीब 3 महीने तक चला। 3 महीने तक वो नुचती रही, खुसटती रही। 3 महीने बाद शायद उसका काम हो गया, उसको राशन कार्ड मिल गया, लेकिन अब वो ज़िंदगी ढंग से जीती। उससे पहले एक नई मुसीबत आ गई कि 3 महीने बाद अचानक वो बीमार पड़ गई। बीमार होने के बाद उसने वहीं झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया जो गांव में अमूमन हर जगह मौजूद होते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो प्रधान के पास गई, उसे लगा प्रधान ही कुछ मदद करेगा। प्रधान ने उसे एक झोला छापा और डॉक्टर के पास भेजा, बोला कि जाकर दिखाओ। उसने भी दवा दी, कुछ दिन तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उस दोबारा गई उस डॉक्टर के पास। उसने कहा तुम एक काम करो, अपने खून की जाँच करा लो। ब्लड टेस्ट उसने लिख के दिया। वो ब्लड टेस्ट कराने गई। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस महिला वो जो है वो HIV पॉजिटिव है। अब ये जैसे ही पता चला, डॉक्टर ने प्रधान तक बताया। प्रधान के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उसे मालूम था उस महिला का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने कहा नहीं रिपोर्ट गड़बड़ आ जाओ, आप दोबारा इसका टेस्ट कराओ। गोरखपुर के उसी BID एक हॉस्पिटल है, बहुत ही नामी हॉस्पिटल है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ साल में एक बार एक ख़ास मौका आता है जब दिमागी बुखार से बहुत सारे बच्चों की मौत हो जाती है। तो अब उस सरकारी हॉस्पिटल में ये पहुंचती है, वहाँ इसका ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट आती है। दूसरी रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि इस महिला को एड्स से HIV पॉजिटिव है।
अब ये बात प्रधान से होते हुए, सेक्रेटरी से होते हुए, तमाम बाबू, क्लर्क, दलाल, उन 13 लोगों ने जिन्होंने इस विधवा के साथ जुल्म ढाए, उसकी असमत लूटी, रिश्वत के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर, अब उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने की बारी थी। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया। अब ये सभी भागते हैं चोरी छुपे हॉस्पिटल अपना अपना टेस्ट कराने के लिए। सभी की रिपोर्ट आती है, ये 13 के 13 जो उस विधवा के साथ सोए थे HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। किसी तरह से ये हॉस्पिटल से बाहर खबर लीक हो जाती है। अब हड़कंप मच जाता है गांव में, सरकारी अफसर भी पहुंचते हैं, ये क्या हो गया। अब इसके बाद जांच होती है तो पता चला कि ये 13 के 13 शादीशुदा थे, इनमें से तो कुछ बिल्कुल जवान थे। अब दिक्कत ये थी कि इन 13 को तो HIV पॉजिटिव हुआ, इस दौरान में हो सकता है ये सब अपने पत्नी के साथ भी रहे, तो क्या उनकी बीवियां भी HIV पॉजिटिव हैं बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के। अब उसकी रिपोर्ट मैंने कोशिश की, वो नहीं मिली, लेकिन इन 13 के 13 लोगों को सज़ा मिली। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक, इस महिला को HIV पॉजिटिव ये कैसे हुई। तो फिर बात वही आई जब सारी चीज़ें हुई कि इसका जब शादी हुई तो शायद इसका पति HIV पॉजिटिव था, और जब 3 साल के बाद शादी की उसकी मौत हुई और वो बीमारी से मरा, उसने टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन शायद वो HIV पॉजिटिव था। उसने ये HIV पॉजिटिव वाली बीमारी अपनी पत्नी को दी जिसका कोई कसूर नहीं था, और उसके बाद 13 लोग जो रिश्वतखोर थे, जिन्होंने 500 रुपये के विधवा पेंशन और 5 किलो अनाज के लिए उसकी असमत लूटी, उससे होते हुए उन 13 तक ये बीमारी पहुंची। अब उन 13 के बाद उनकी बीवियों तक पहुंची, उसकी रिपोर्ट क्या हुई, क्योंकि उनकी बीवियों का भी कोई कसूर नहीं था, कोई एक तरह से गुनाह नहीं था, लेकिन शायद उन तक भी पहुंची। तो ये थी कहानी एक मजबूर बेबस विधवा की, रिश्वत के नाम पर 13 लोगों ने जिसको लूटा, अपनी हवस मिटाई, और फिर ऊपर वाले की बेआवाज़ लाठी ने अपना फैसला सुनाया और ये सभी HIV पॉजिटिव पाए गए। इमोशनल कहानी है, अफसोसनाक भी है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार या करप्शन एक दीमक की तरह नहीं है, बल्कि एक हमारी ज़िंदगी की आदतों में शुमार जैसा है। और ये कहीं से भी आप ले लीजिए, आप कई जगह पे दिखाया भी गया। आप मंदिर में जाएं तो आपको लाइन में नहीं लगनी है, आप रिश्वत दीजिए, आराम से VVIP दर्शन कीजिए। आप दरगाह पे जाइए, आपकी सेटिंग है, कुछ पैसे दीजिए, आप आराम से जाइए कीजिए। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि अभी तो कोरोना में हम लोगों ने कब्रिस्तान और शमशान में भी देखा कि वहाँ भी कैसे रिश्वत ले और देकर एक अदद कब्र मिली और एक अदद चिता मिली। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे खून में शामिल है और यही हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। तो आज कहानी में इतना ही, और अब आपके सवाल का जवाब देने की बारी है। और उससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ लोगों के आज पहले जन्मदिन, ये ज़रूरी है तो मैं विश कर दूं। क्राइम तक फैमिली मेंबर शंकर कामले जी हैं और ये मैनचेस्टर UK में रहते हैं। आज इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे शंकर कामले साहब। आपकी वाइफ रेणुका कामले जी ने भेजा है आपको सरप्राइज़ देने के लिए, तो थैंक यू रेणुका, आपके को भी, और शंकर साहब आपको हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा दर्शना पाठक जी हैं जामनगर से, और इनका भी आज जन्मदिन है। तो दर्शना पाठक जी, आपको एक तो प्रणाम और आप हमेशा अच्छी रहें, हैप्पी बर्थडे। परीक्षित पाठक जी ने भेजा है, ये इनकी मम्मी है। दीपक प्रशाकर हैं, इनका भी आज प्रभाकर है, माफ़ कीजिएगा, दीपक प्रभाकर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा रणधीर सिंह हैं, और रणधीर सिंह जी इस महीने रिटायर हो रहे हैं। पंकज सिंह जो इनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है, ब्रिस्बेन में रहते हैं। तो रणधीर सिंह जी, एक तो ख़ास आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से दुआ ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे, तमाम खुशियाँ आपको मिले। और अच्छा है, कभी कभी काम से रिटायरमेंट होना चाहिए, और अब आप लाइफ एंजॉय कीजिए। तो इसी दुआओं के साथ हैप्पी बर्थडे अगेन आपको। इसके अलावा ख़ान इल्हाम हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ख़ान इल्हाम। अहमद साहब ने भेजा है, इनके दोस्त। विहाना हैं, हितेश एस ठक्कर साहब, इनकी बिटिया हैं, तो विहाना हैप्पी बर्थडे। और ठक्कर साहब एडवोकेट हैं, एडवोकेट आजकल जहन में काफ़ी चल रहा है।
पूनम पायासी हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पूनम। इसके अलावा उर्मिला शर्मा हैं, उर्मिला शर्मा जी, इनका 82वां जन्मदिन है, 82nd बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे उर्मिला जी, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, हमेशा अच्छी रहें, स्वस्थ रहें। और अमेया वशिष्ठ हैं, इन्होंने भेजा है, ये इनकी नानी है। तो हम सब की नानी उर्मिला शर्मा जी को एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद नसीम हैं, ये छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नसीम साहब। तो आप लोग खुश रहें। अब मेरे साथ आज इत्तेफाक से भटकते भटकते संजय शर्मा आ गए हैं यहाँ पे, और कानून के विद्वान हैं, इनकी आप तो देखते ही हैं, क्राइम तक पे डेली कानून की बारीकियों को समझाते हैं, बताते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सवाल का जवाब शुरू करूं, उसके बाद थोड़ा सा इस पर डिस्कस भी करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच संजय आने के लिए यार, शुक्रिया। तो पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने जवाब भेजे। कुछ जवाब पढ़ के फिर चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई मेरी, और कुछ ये भी आया कि बचपन के दिन याद आ गए, कॉपी कैसे करते थे। तो बहुत सारे लोगों के फिर जवाब मिले, गूगल कॉपी पेस्ट। लेकिन कई लोगों ने बड़ी डिटेल में भी भेजा, तो इसलिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब जिन लोगों ने भेजा है, जवाब जिनके हैं बहुत सारे हैं, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इसके अलावा शुभम द्विवेदी हैं, तौफीक रज़ा ख़ान हैं, नईम आज़मी हैं, प्रिंस दुबे हैं, संदीप कुमार सोनी हैं, यश चौधरी हैं, प्रत्यूष कुमार चक्र हैं, विवेक सोनी हैं, अख्तर माथुर हैं, स्वप्निल फिजियो हैं, राजेश रायसेन हैं, मयंक राव हैं, नरेंद्र हैं, इसके अलावा गौरव सिंह रोंघे हैं, प्रदीप पालीवाल हैं, डी सिंह राठौर हैं, बिसेनजीत भट्टाचार्य जी, राहुल लिंगे, हरजीत गिल, आर के रघु, प्रजावल चिंचपाले, नवनीत राय, राणा निखिल, जयसवीर, राणा निकुल हैं ये, ललित शुक्ला, खामकर दयानेश्वर, मिस्टर परफेक्ट, इनका जो नाम है निखिल, इसके अलावा डॉक्टर पायल गर्ग जी हैं, गीता मजुमदार हैं, शुभम सिंह, अहमद शाहबाज, मनीष राज, कौशल कुमार, सुशील कुमार, कौशल कुमार, मनोज लुखार, रोहित शुक्ला, मोहम्मद जावेद, अनिल मंडल, विद्युत डे, उत्कर्ष पांडे, उस्मान अंसारी, गृजेंद्र चौहान, मिलन व्यास, प्रशांता देव रॉय, मंजू जोशी, रिकी राठौर, श्रीश पटेल फ्रॉम यूएस, वसीम खान, पिंकू वत्स, नईम आज़मी, नीरज सरताज, चंद्र प्रकाश, विपुल अग्रवाल, अनीता, प्रियंका कालरा, संदीप सरकार, अमित बसवाल, विवेकानंद, विमल व्यास, सलीम पटेल, मुजाहिद शरीफ, शादाब खान, तिवारी अजीत, मीता भट्टाचार्य जी, फयाज़ आलम, महबूब फतवानी, राज, शकील खान, पंकज यादव, त्यागी जी, अमित पांडे, विक्रम झा, आकाश मौर्य, डॉक्टर वालवाज, अक्षय, नीलकमल, भवानी सिंह, स्वप्नील, अताउल्ला, और एक हमारे, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया, बल्कि एक तो पाकिस्तान से भी जवाब आया, और उन्होंने जवाब जो भेजा मुझे, इसलिए मैं ख़ास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ। अताउल्ला रहमान है ये पाकिस्तान से, जिनका बताया। इन्होंने उर्दू में लिखा, और चूँकि मुझे उर्दू आती है तो पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आई, तो थैंक यू अताउल्ला साहब। लेकिन जो जवाब था मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ जो लोअर कोर्ट का फंक्शन है पूरा, और या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, लगभग सेम पाकिस्तान में है। और शायद इसकी वजह ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जब अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ गए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान था, उसमें से सारी चीज़ें लगभग उस वक्त एक जैसी ली गई थी। ख़ासतौर पर आईपीसी की अगर हम बात करें तो क्राइम की और जुडिशरी की, तो जुडिशल सिस्टम लगभग एक जैसा है। अब लेकिन पाकिस्तान में कितना आज़ाद है ये मुझे नहीं मालूम, जुडिशल सिस्टम भी। हालांकि बीच में एक आया था कि जब एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही एक्शन लिया था उस वक्त, और फिर जज को नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में वापस आए और फिर वो हुआ। तो इससे ये मुझे पता चला कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है और लोअर कोर्ट ख़ास तौर पर वो एक जैसा है। अब मैं पहले आपको जो सारे जवाब दिए थे, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, फिर संजय से बात करूंगा। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, जो मैंने क्वेश्चन किया था आपको, मजिस्ट्रेट और जज का फ़र्क। तो इसकी शुरुआत होती है क्राइम से, क्योंकि जब क्राइम ही नहीं होगा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी तो ना फिर अदालत होगी ना जज होगा।
तो कायदे से हमारे यहाँ दो तरह के क्राइम हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। अब सिविल बोलचाल में तो हम लोग बोल देते हैं सिविल है। सिविल है क्या? तो बहुत सारे लोग कहते हैं ज़मीन जायदाद का झगड़ा, ये वो सारी चीज़ें। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँ, सिविल केस जो होता है वो कायदे से हमारे अधिकार, हमारे हक का मामला है। जो हमारे हक और अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मुआवजे से जुड़ा हुआ है, जो हमारे कंपनसेशन से जुड़ा हुआ है, वो सारे सिविल मैटर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ ये कुर्सी मेरी है। अब ये कुर्सी को संजय शर्मा छीन कर ले जाएं तो मैं अब ये कहूँगा कि मुझे मेरी कुर्सी दिलाई जाए क्योंकि ये कुर्सी पे मेरा हक है। तो इसके लिए मुझे फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब लेकिन मैं इस कुर्सी के साथ संजय शर्मा से कुर्सी तो ले ली, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि संजय शर्मा को इस कुर्सी लेने की सज़ा भी दिलाऊँ, तो फिर उसके लिए मुझे क्रिमिनल वाला मामला दर्ज करना पड़ेगा, क्रिमिनल केस के तहत। तो जहाँ पे हक, अधिकार, मुआवजा, कंपनसेशन आता है वो सिविल मैटर है। और जो जहाँ पे किसी चीज़ के लिए आप सामने वाले को सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो दो चीज़ें याद रखिए, आपको अपना हक लेना, अधिकार लेना है, तो फिर आप क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपने ले लिया, आप खुश, चाहे वो पैसे के तौर पे हो या माफ़ी के तौर पे हो या किसी भी तरह से हो। लेकिन अगर आपको सज़ा दिलानी है तो फिर आपको क्रिमिनल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सिविल कोर्ट का बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। सिविल कोर्ट में आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना FIR कराने की ज़रूरत है। आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और आप सीधे कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकते हैं कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए। लेकिन क्रिमिनल केस में आपको पहले पुलिस के पास जाना पड़ेगा, FIR दर्ज करनी पड़ेगी। पुलिस 72 घंटे के अंदर उस FIR को देखेगी, तफ्तीश करेगी कि इस आदमी के इल्ज़ाम कितने सच हैं। उसे लगता है कि हाँ इसके इल्ज़ामों में दम है, तो फिर वो 72 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर लेती है और फिर एक मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है और एक मुकदमे का जन्म शुरू हो जाता है। ये तो हो गई दो कोर्ट की बात। अब कोर्ट हमारे यहाँ 3 तरीके के हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लोअर कोर्ट में भी कई कोर्ट हैं। आपने देखा होगा हर जगह लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ज़िला एवं सत्र न्यायालय। तो ये क्यों होता है? इसी एक कोर्ट के अंदर ये 2 तरह के कोर्ट हैं। अब यहीं से मैं शुरू करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला और सेशन यानी सत्र कोर्ट में क्या फ़र्क है? पॉइंट टू पॉइंट संजय बताते जाओ। तुम्हारे जीके का भी टेस्ट ले रहा हूँ मैं। जिला और सत्र न्यायालय में बेसिक फ़र्क ये है कि जिला न्यायालय दीवानी मामले देखता है और सत्र न्यायालय फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस। दीवानी मीन्स सिविल, जहाँ हक की बात होती है, जमीन जायदाद या अपने अधिकारों की, किसी ने आपके अधिकार हरण कर लिए हैं, आपको उसे अधिकार चाहिए। और फौजदारी में सारे अपराध जो IPC से गाइड होते हैं वो। अब मैं आता हूँ असली सवाल पर। क्रिमिनल केस में होता है और CPC वाले वो क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल साइड होते हैं। मजिस्ट्रेट और जज में क्या फ़र्क होता है? मजिस्ट्रेट और जज में फ़र्क ये है कि मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामले सुनता है और जज सिविल मामले सुनते हैं। हालांकि ऊपर जाकर फिर दोनों जज हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट क्रिमिनल के भी मामले सुनता है? हाँ, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामले सुनते हैं। तो फिर क्यों कहा तुमने कि मजिस्ट्रेट जो है नहीं, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामला सुनता है, मैंने यही कहा, और जज सिविल मामले सुनते हैं। हालांकि ऊपर जाने के बाद वो जिला जज और जज भी क्रिमिनल मामले सुन सकता है, मैं साबित कर दूंगा। हाँ, जज भी सुनते हैं क्रिमिनल मामले। ये फिर दोनों बार तुम क्यों कह रहे हो? ऊपर जाने के बाद फिर वो दोनों जिला जज और सत्र जज, सेशन जज वो हो जाते हैं। हाँ। कितने तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं? मजिस्ट्रेट भी अगर उनका देखा जाए तो हायरार्की के हिसाब से वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिस्टम नहीं है वहाँ पर CJ मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इस तरह फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए होता है। और बाकी जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है वहाँ पर फिर से CJM और ये सारे होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये सब। एक मजिस्ट्रेट और जज के पावर में कितना फ़र्क होता है? मजिस्ट्रेट बिल्कुल बेसिक मामले सुनता है और जो 7 साल से कम की सज़ा वाले मैटर होते हैं वो मजिस्ट्रेट पहले सुनता है, और उसके बाद अगर उससे ज़्यादा का मामला होता है देन फिर वो उसको रेफर कर सकता है ऊपर की कोर्ट में। चले, मैं कोर्ट में गया। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था, तो मैं वही क्लियर करने के लिए कि एक मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होता कि वो संगीन गुनाहों की सुनवाई करे, सज़ा दे। ये जज के पास पावर होता है। ये गलत है। एक ही कोर्ट में, जैसे मैंने बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इसीलिए नाम रखा गया है कि जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है तो जो सिविल मैटर जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज सुनेगा,
जो क्राइम का मामला होगा वो फिर सेशन कोर्ट सुनेगी, सत्र न्यायाधीश। और इसीलिए कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। तो यानी कि सेशन जज जो है वो 302 का मामला भी सुन सकता है और सेशन जज उम्र कैद और फांसी की भी सज़ा सुना सकता है। हालांकि उसके लिए अप्रूवल चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन में फ़र्क यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमेशा सिविल मैटर की सुनवाई होगी, और जहां सेशन कोर्ट गया और सेशन कोर्ट में जो बैठा है जज वो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई होगी। क्लियर है? अब ये बताओ, मजिस्ट्रेट और जज में ये बेसिक फ़र्क हो गया कि कायदे से अगर आम लफ्ज़ों में कहें तो मजिस्ट्रेट एक प्रशासनिक, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, और जो जज है वो कायदे से जुडिशरी पोस्ट है। उसका पूरा न्याय व्यवस्था से मतलब है, लेना देना। क्योंकि यहाँ पे आप ज़मीन जायदाद या फिर आप कॉरपोरेट मैटर ये सब सिविल में आके देखते हैं, लेकिन वहाँ खून खराबा, रेप, मर्डर, बलात्कार, ये सारी चीज़ें जो है वो सेशन कोर्ट की तरफ से देखा जाता है। लेकिन अब मजिस्ट्रेट और जज इन दोनों की तो हम बात कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क बात कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर आप लोगों ने सही जवाब दिया। लेकिन जैसे हम हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो फिर अचानक ये मजिस्ट्रेट और जज जो है ये न्यायाधीश या न्यायमूर्ति क्यों हो जाते हैं? हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसमें ये कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हम मजिस्ट्रेट या जज क्यों नहीं कहते, न्यायाधीश या न्यायमूर्ति क्यों वो ट्रायल नहीं करते हैं? वो ट्रायल पर जो फैसला आता है उसके ऊपर एपीलिएट कोर्ट होता है, और इसीलिए लोअर कोर्ट में जज को हम संबोधित करते हैं योर ऑनर, और जब ऊपर जाते हैं, यहाँ भी लोग माई लॉर्ड बोलते हैं लेकिन योर ऑनर होता है, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर वो माई लॉर्ड हो जाता है, माई लॉर्डशिप, माई लॉर्ड। एक बार ऐसे ही एक वकील साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच और उसको संबोधित करते उन्होंने योर ऑनर कर दिया। तो जज साहब ने कहा, या तो आप हमें आप तो ये समझ रहे हैं कि आप लोअर कोर्ट में हैं, या आप हमें लोअर कोर्ट का जज मान रहे हैं। हम इन दोनों ही तथ्य सही नहीं है, इसलिए हमारे लिए या तो आप सर कहिए, आपको प्रॉब्लम है। अगर माय लॉर्ड नहीं बोला जाता तो सर कहिए। यस योर ऑनर। तो कोर्ट ने फिर कहा कि आप या तो डेलिबरेटली बोल रहे हैं, आप इतने मासूम हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये योर ऑनर से माय लॉर्ड होने का वो है, और माय लॉर्ड इसलिए होते हैं कि वो ट्रायल नहीं करते हैं, वो ट्रायल किए हुए पूरे मामले पर फिर वो अपनी न्याय व्यवस्था क्या कहती है, न्याय प्रक्रिया क्या कहती है, फिर उस पर वो अपीलेट कोर्ट की तरफ। तो इससे एक और भी आपको जानकारी मिलेगी कि जो जज और मजिस्ट्रेट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोअर या कोर्ट, जिसको हम सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, ये वहीं बैठ सकते हैं, ये उससे ऊपर नहीं बैठ सकते, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठ सकते। तो ये तो रही कल के सवाल के जवाब। लेकिन चलते चलते एक आपको और जानकारी, में अभी संजय से बात हो रही थी, अक्सर सुनते हैं आप याचिका यानी रिट और सूट, उसने फलाने ने सूट कर दिया, फलाने ने सूट दायर किया, फलाने ने रिट पिटीशन दाखिल कर दी। रिट पिटीशन और सूट में क्या फ़र्क है? संजय शर्मा बता दीजिए, थोड़ा क्राइम तक फैमिली के ज्ञान में इजाफा होगा। अभी हम दोनों यही बैठकर बात कर रहे थे। तो रिट जिसमें आपको सरकार से ग्रीवेंसेस है, आपको सरकार से कोई चीज़ लेनी है, आपका अधिकार बनता है, और उसमें एक पार्टी सरकार है, तो वो रिट है। और आपको किसी आपस में किसी से लेनी है, अपने हक लेना है, तो उसके लिए आप हक दोनों में हो सकता है, लेकिन एक में सरकार से लेना, सरकार जिसमें पार्टी है सो एंड सो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो आपके रिट पिटीशन होगी। और अगर मालिकाना हक है, जैसे अयोध्या का मामला था जिसमें सरकार पार्टी नहीं है, दो पार्टियां अलग अलग हैं, तो उसमें वो सिविल सूट होता है या क्रिमिनल सूट होता है, लेकिन उसमें सरकार पार्टी नहीं होती। तो सरकार पार्टी हो तो वो रिट हो जाता है, बाकी फिर तो मतलब बड़ा आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि रिट पिटीशन और सूट में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। रिट पिटीशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुझे मोदी जी से कुछ लेना है तो मैं रिट पिटीशन दाखिल करूंगा, और अगर मुझे संजय शर्मा से ये मोबाइल लेना है तो मैं सूट करूंगा। ये थी पूरी। थैंक यू वेरी मच संजय। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।